Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express explained section for 11th and 12th August. So let's start with PIB. पहला जो न्यूज़ है वो है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कृषि मेघ को लॉन्च किया है। कृषि मेघ क्या है? ये है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, नेयर्स या नरेस या ऐसे ही कुछ उसका अब्रीविएशन है। और ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज है और इसके साथ में KVC एल्यूनेट यानी कृषि विश्वविद्यालय छत्र एलुमनी नेटवर्क और ऑनलाइन अक्रेडिटेशन सिस्टम फॉर हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी लॉन्च किया है। ठीक है, अब कृषि मेघ जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर उसको करने के लिए इसे लॉन्च किया गया, उसको मीट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और जो अभी डेटा सेंटर है आईकार का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का, उसको 2012 में बनाया गया था एंड दैट विल बी स्ट्रेंथेन्ड विद द क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही इसका नाम जो है वो कृषि मेघ है। ओके, एंड इट इज़ टू मीट द ग्रोइंग IT नीड्स ऑफ द वही नेयर सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे इसके डिटेल्स हैं तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड, मैं आपको उसका बेसिक केवल बता रही हूँ। कृषि मेघ एंड आईकार डेटा सेंटर के साथ में इसको कंबाइन किया गया है एंड जो आईकार डेटा सेंटर इट इज़ ब्रॉडन टू कवर द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इनेबलिंग देम टू होस्ट देयर वेबसाइट्स एंड IT सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर करेंगे। और इसको कहाँ पे बनाया गया? आईकार कृषि मेघ को इसको हैदराबाद में बनाया गया है। और क्यों बनाया गया? इट हैज़ बीन हैदराबाद हैज़ बीन चूजन एज इट लाइज इन डिफरेंट सीज्मिक जोन विथ रिस्पेक्ट टू आईकार डेटा सेंटर एंड आईकार IASRI न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये जो नया सेंटर है इसमें लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर टूल किट्स रहेंगे फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग ऑफ डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस। जैसे कि ये मेन इसका बेनिफिट है, जो ये लास्ट पॉइंट है ना इसमें मेन है कि जो AI और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर टूल किट्स है उनका यूज़ किया जाएगा फॉर एप्लीकेशन सच एज डिजीज़ एंड पेस्ट आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इमेज एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ मेच्योरिटी एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स थ्रू इमेज एनालिसिस and disease identification in livestock. Okay, now Union Agricultural Education Minister launches minimum standards of architectural education regulations 2020। तो ये रेगुलेशंस तो इसमें नहीं दी हुई थी, तो बस आप अभी इसका कुछ जिस्ट वगैरह आएगा तो वी विल बी डिस्कसिंग इट and it is to address the major concerns and challenges lying in the area of human habitat and built environment in the country। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशंस और इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसके साथ में देखा जा रहा है। तो ह्यूमन हैबिटेट और बिल्ट एनवायरनमेंट के एरिया में वहाँ के चैलेंजेस को डील करने के लिए ये रेगुलेशंस आए हैं एंड टू प्रोपेल इंडिया टू अ न्यू हाई इन द एरियाज ऑफ इनोवेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट। ओके, अब ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है दे आर सेटिंग अप ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स टू गिव ड्यू रिकॉग्निशन टू सेक्रीफाइसेस एंड कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल बाय ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का स्ट्रगल रहा है उसको रिकॉग्निशन देने के लिए इस तरीके के म्यूजियम्स को सेटअप किया जा रहा है। कई सारे स्टेट्स में सेटअप कर रहे हैं। ओके, तो ये जो म्यूजियम्स हैं दे विल ट्रेस द हिस्ट्री अलोंग द ट्रेल्स along which the tribal people in hills and forests। जो मतलब जो ट्राइबल पीपल रहे हैं उन्होंने अपने राइट के लिए टू राइट टू लिव एंड विल उसके लिए कैसे वो आज तक फाइट किए हैं उस पूरी हिस्ट्री को ट्रेस किया जाएगा एंड देयरफॉर इट विल कंबाइन द एक्स सिटू डिस्प्ले विथ इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो डिस्प्ले के साथ में वहाँ का कंजर्वेशन और वहाँ पे रीजनरेशन इनिशिएटिव्स को भी इसमें दिखाया जाएगा एंड इट विल डेमोन्स्ट्रेट द वे ट्राइबल स्ट्रगल्स। मतलब अभी भी जो ट्राइबल लोग हैं उनके जो स्ट्रगल है मतलब अपने कस्टोडियल कंसर्न्स को बचाने के लिए, अपनी बायोलॉजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए उसने नेशन बिल्डिंग में कैसे हेल्प करी है, ये सारी चीज़ें इसमें डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी। ओके,
ना अटल इनोवेशन मिशन एंड डेल टेक्नोलॉजीज लॉन्च स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0। तो ये सेकंड वर्जन है SEP का, और इसका फर्स्ट वर्जन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, एंड इट इज़ फॉर यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, तो जो SEP 2.0 है, इट विल अलाउ स्टूडेंट इनोवेटर्स टू वर्क क्लोजली विथ डेल वॉल्टियर्स। ठीक है, और डेल टेक्नोलॉजी से क्यों उनको वो कर रहे हैं कि उनके वॉल्टियर्स के साथ में इनको मेंटर सपोर्ट, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग सपोर्ट, एंड यूज़र फीडबैक, IP रजिस्ट्रेशन और पेटेंटिंग ऑफ आइडियाज़, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें करने में हेल्प होगी। ओके, तो रिमेंबर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किसका है? अटल इनोवेशन मिशन और साथ में डेल टेक्नोलॉजीज़ का, फॉर द यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। नाउ लेट्स मूव टू इंडियन एक्सप्रेस। तो कुछ बहुत प्यारे प्यारे एक्सप्लेन सेक्शंस थे इन दोनों दिन के, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला जो था वो है जिमी लाई के बारे में, एंड उनका भी अरेस्ट हुआ है इन हांगकांग। तो व्हाई डज हिज अरेस्ट इन हांगकांग मैटर, और वो कौन है उसके बारे में देखेंगे। So there has been an imposition of the controversial security law in Hong Kong, और उसके बाद से कई सारे प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड सपोर्टर्स दे वर फोर्स टू फ्ली द कंट्री, एंड प्रोटेस्टर्स हैव फेस्ड वायलेंस एंड अलर्ट। ठीक है, तो जो अभी नेशनल सिक्योरिटी लॉ आई है वहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। उसके चलते कई सारे प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा है, और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और अरेस्ट फेस करना पड़ा है फ्रॉम हांगकांग पुलिस फोर्सेस। तो एक्चुअली में क्या चीज़ है ये कि 1990 जो हांगकांग था वो एक्चुअली में पहले ब्रिटिश कंट्रोल में था, और 1997 में उन्होंने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था, बट इट वाज रिगार्डेड एज द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है, मतलब अगले 50 साल तक उनको ये था कि वो अपने लॉज वगैरह खुद बना सकते हैं। ओके, तो जो हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह है वो बना रही थी लॉज, लेकिन अभी क्या किया है ये चाइना जो मेनलैंड का ये लॉ है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जो इन्होंने हांगकांग के लिए बनाया है, तो इस वजह से हांगकांग के प्रोटेस्टर्स वगैरह जो है वो उस लॉ को नहीं मानना चाहते हैं। ठीक है, कि मतलब उनका कहना है जब हमारी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली तो आप क्यों बना रहे हो। ओके, और जो चाइना है उसने मतलब खासकर मतलब टेररिस्ट या फिर कुछ भी सिक्योरिटी को अफेक्ट करने वाले हैं, मतलब उनका डिटेंशन करना, उनका अरेस्ट वगैरह, उस चीज़ के लिए वो ये लॉ लेकर आए हैं। अब जिमी लाई कौन है? ही इज़ अ मीडिया मोगुल, जिमी लाई चियंग, एंड इज़ अ फाउंडर ऑफ एप्पल डेली। ठीक है, तो मीडिया मोगुल इज़ लाइक मीडिया टाइकून, कोई मतलब बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, और वो एक पर्टिकुलर मीडिया का जैसे ये एप्पल डेली है और नेक्स्ट है उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए लास्ट ईयर से, लाई हैज़ प्रोमिनेंटली सपोर्टेड द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। उन्होंने ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को सपोर्ट किया है, और अब हांगकांग पुलिस ने उनको चार्ज किया है विथ वायलेटिंग द टेरिटरीज न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, तो लाई एक्चुअली में सिटीज़न है UK के, लेकिन ही वॉज बॉर्न इन ग्वांगजू इन चाइना। ओके, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करके इन्होंने अपना मिलियन डॉलर एम्पायर सेटअप किया है, एंड ही हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और साथ में ही इज़ अ क्रिटिक ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट। ठीक है, और चाइना जो कंटिन्यूसली हांगकांग में मेडलिंग करते रहते हैं उसके वो काफ़ी बड़े क्रिटिक रहे हैं। ओके, और उनकी सेंसरशिप, उनके बुक स्टोर्स की सेंसरशिप कर दी थी चाइना में, जिसकी वजह से फिर लाई ने एप्पल डेली और अपना डिजिटल मैगजीन इस्टेब्लिश करी जिसका नाम है नेक्स्ट। ओके, और ये दोनों जो है ये प्रो डेमोक्रेसी पब्लिकेशंस हैं। ओके, अब जो प्रो चाइना इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने लाई को कहा है दैट ही इज़ अ ट्रेटर। अब लाई के जो न्यूज़पेपर ऑफिसेस थे उनको रेड किया गया था, तो वही है कि जैसे ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आए थे तो लाई एंड हिज न्यूज़पेपर्स हैड क्रिटिसाइज्ड द मूव एंड सेइंग इट वाज अ डेथ नेल इन द इंटरव्यू विद द BBC। ओके, अब लाई का अरेस्ट कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि एक तो प्रेस फ्रीडम का एक कंसर्न आ जाता है। ओके, कि मतलब वहाँ पे प्रेस फ्रीडम सेक्रीफाइस हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि जो क्लॉजेज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी लॉ उसमें यह है कि अगर इंडिविजुअल की फॉरेन सिटीजनशिप भी है, जैसे इस केस में लाई एक्चुअली में UK का सिटीज़न है, लेकिन वो चीज़ भी उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी फ्रॉम बीजिंग्स
लॉन्ग आर्म सर्विंग। ओके, तो मतलब अभी क्या है कि वो किसी के ऊपर भी क्रैक डाउन कर सकते हैं जो कि उनके खुद के जियोपॉलिटिकल गोल्स, अब कहने को सिक्योरिटी है लेकिन बेसिकली इट्स अबाउट देयर जियोपॉलिटिकल गोल्स। तो उसके लिए अगर कोई भी थ्रेट यदि बन के आता है तो दे विल नॉट सी वेदर ही इज़ अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री और फॉरेन सिटीजन। ओके, और वो इस केस में क्लियर है। तो अब यूके वगैरह भी काफ़ी इस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। नाउ ब्रेकिंग डाउन जीएसटी स्लैब्स पेमेंट्स एंड डिस्प्यूट। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर था। तो आप में से जिसको जीएसटी का रिवाइज करना हो थोड़ा, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, और अभी डिस्प्यूट क्या है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और जिसको बहुत अच्छे से जानकारी है सो यू कैन skip this thing and go ahead, मतलब आप आगे इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वाज रोल्ड आउट इन जुलाई 2017 और ये एक शिफ्ट था फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोडक्शन लिंक्ड टैक्स टू अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, और इसलिए ये डेस्टिनेशन पे लिया जाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, ठीक है, क्योंकि ये कंजम्पशन पे आ जाता है। एंड ये जो रेजीम है इट हैज़ सब्ज्यूम स्टेट लेवीज। इसमें जीएसटी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं जो मतलब अब नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं और पहले थी। वो एक तो स्टेट लेवीज जैसे कि वेट, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, और साथ में सेंट्रल लेवी सच एज सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो स्टेट्स ने जो है अपने टैक्सेशन राइट्स गिव अप कर दिए थे इन ल्यू ऑफ द सेंटर पासिंग ऑन देयर रेवेन्यू शेयर अंडर जीएसटी। तो मतलब जो सेंटर के पास में रेवेन्यू शेयर आएगा वो स्टेट्स को पास ऑन करेंगे। इसके बदले में स्टेट्स ने अपने टैक्सेशन राइट्स दे दिए थे, और साथ में सेंटर ने ये भी कहा था कि जो भी पोटेंशियल रेवेन्यू लॉसेस होंगे पहले 5 साल में उनको वो कंपनसेट करेंगे। ओके, इसको हम और डिटेल में अभी देखेंगे। तो अब इशू क्या है बेसिकली कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में टसल है जो कि कुछ हफ्ते में काफ़ी बढ़ गई है, एंड इट इन्वॉल्व्स द पासिंग ऑफ दिस शेयर। तो ये जो रेवेन्यू शेयर जो सेंटर को स्टेट से शेयर करना था वो मतलब नहीं हो पा रहा है, और जो पेमेंट्स हैं कंपनसेशन सेस में उसको लेके ये टसल बढ़ गया है। ओके, अब व्हाट डज जीएसटी इंक्लूड? तो ये एक टैक्स है विच इज़ लेवीड बाय द सेंटर ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी। तो जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसके ऊपर जो सेंटर लेता है वो सीजीएसटी होता है, और उसके ही करस्पॉन्डिंग टैक्स जो स्टेट्स या यूटीज़ लेते हैं उसको स्टेट जीएसटी या एसजीएसटी, यूटी जीएसटी भी कहते हैं। ओके, और कोई भी परचेज होता है गुड्स या सर्विसेज का तो उस पर साइमल्टेनियसली सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाता है। ओके, तो कंज्यूमर क्या पे करता है? व्हाट डज कंज्यूमर पे? तो इसके मेजर टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं हर गुड्स सर्विसेज के लिए, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसमें से आधा सेंटर को जाता है और आधा स्टेट को जाता है जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। रिमेंबर द कीवर्ड वेयर कंजम्पशन हैपन्स। इसमें एक और टर्म होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये वो जीएसटी होता है विच इज़ लेवीड ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस एंड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरस्टेट जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी, और इसको पहले सेंटर लेवी करता है और एडमिनिस्टर करता है, और बाद में जो कंज्यूमिंग स्टेट और खुद स्टेट हो गया उसके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, और कंपनसेशन सेस क्या होता है? रेंजेस फ्रॉम 1 to 200%, और ये सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स जैसे सिगरेट्स, पान मसाला और कुछ कैटेगरीज हो गई ऑटोमोबाइल्स की, उनके ऊपर लगता है ओवर द टॉप मोस्ट स्लैब ऑफ 28%। तो 28% का जो आपका जीएसटी लगेगा उसके ऊपर ये कंपनसेशन सेस लगता है। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली इसमें, जब होलसेल ट्रांजैक्शन होता है तो जीएसटी अलाउज द सेलर to claim input tax credit by setting of the tax liability against the tax already paid। इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने एक सेलर को कोई चीज़ सेल करी, ओके, और फिर उस सेलर ने कस्टमर को करी, तो उस टाइम पे सेलर ने मैन्युफैक्चरर को सपोज 12% स्लैब है तो 12% उसने यहाँ पे टैक्स पे किया। ठीक है, उसके बाद जब कस्टमर को भेजा तो कस्टमर ने भी 12% किया। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब 12% ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अब सेलर को क्या है कि ये अब सेलर जो है वो गवर्नमेंट को इसका 12% दे देगा, और जिसके बदले में उनको
इनकम टैक्स जो ITC है वो उनको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। तो इससे क्या है कि जो बार बार पे होने वाला टैक्स है, मतलब सेलर को 2 बार पे करना था, वो यहाँ से कंपनसेट हो जाता है, ओके। तो ये गारंटीड कंपनसेशन होता है एंड दिस इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। ITC इनको मिल जाता है। अब स्टेट्स को कैसे कंपनसेट किया जाता है, तो एज पर द GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 स्टेट्स को गारंटीड कंपनसेशन मिलेगा फॉर रेवेन्यू लॉस, ठीक है। तो GST की वजह से पहले 5 साल में जो भी उनको लॉस होगा उसके लिए उनको 5 साल तक गारंटीड कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। और ये कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि अभी करंटली स्टेट्स को जो GST रेवेन्यू मिल रहा है वो उसके बीच में, और प्रोटेक्टेड रेवेन्यू क्या है कि जो बेस ईयर का जो रहा होगा, ठीक है, 2015-16 का जो भी इनको रेवेन्यू मिला होगा उसके ऊपर 14% के हिसाब से हर साल जो इंक्रीमेंट होना होगा। तो जो मतलब जैसे 2015-16 के हिसाब से देखा तो 17-18 में क्या आया, फिर 18-19 में, ऐसे करते करते 19-20 में सपोज 14% के हिसाब से हर बार क्या आया। तो इस बार का इनका जो भी रेवेन्यू कायदे से बनना चाहिए था वो कहलाएगा प्रोटेक्टेड रेवेन्यू, ओके। एंड जो मिल रहा है, जो करंटली मिल रहा है GST रेवेन्यू, दैट इज़ द करंट स्टेट GST रेवेन्यू, ओके। तो करंट रेवेन्यू और प्रोटेक्टेड रेवेन्यू का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी कंपनसेटेड बाय द सेंटर, ओके। तो ये बात थी, कायदे से इस तरीके से कंपनसेट होना था। सो दैट इज़ व्हाट द टसल इज कि इनको पेमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं, ओके। आई होप द इशू इज़ क्लियर। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। नाउ रीडिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदू विमेंस इनहेरिटेंस राइट। तो अभी एक्चुअली में 3 जज बेंच विच वॉज हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा हैज़ रूल्ड दैट अ हिंदू वुमन्स राइट टू बी अ जॉइंट हेयर टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज बाय बर्थ, ओके। उनका कहना है कि जो हिंदू वुमेन का जो हक है जॉइंट एयर होने का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो बर्थ से है, और वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि जो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, कोई भी जो विमेन है वो इनहेरिट कर रही है अपने फादर से, तो उसके फादर 2005 में अलाइव थे या नहीं थे, यानी जब ये लॉ आया था उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ओके। तो रूलिंग क्या हुई थी एक्चुअली में, 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था विच गेव हिंदू वुमेन द राइट टू बी को पार्सनर्स, यानी कि जॉइंट लीगल एयर्स इन द सेम वे अ मेल एयर डज, ठीक है। तो जैसे मतलब पहले जो मेल एयर्स यानी बेटों को मिलता था उसी तरीके से विमेन को भी मिलने लगे। ये इस चीज़ के लिए लॉ आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। अब एक्चुअली में ट्रेडिशनली पहले क्या था कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है, जिसको कोडिफाई किया गया था एज हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, एक है मिताक्षरा और दूसरा है दया भाग। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड दया भाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ओके। तो ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था, इसने इनहेरिटेंस और सक्सेशन की बात तो करी थी, लेकिन केवल जो मेल्स हैं, केवल बेटों को यानी कि लीगल एयर की तरह रिकॉग्नाइज किया था। और ये लॉ जो था ये हर किसी के लिए था एक्सेप्ट मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीज और जू बाय रिलीजन। तो इसमें हिंदूज़ को किसको माना गया था, बुद्धिस्ट, सिख, जैन और फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज। तो ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, केवल मेल डिसेंडेंट्स और उनके साथ में उनकी मतलब माँ, वाइफ और अनमैरिड डॉटर्स जो हैं उनको जॉइंट हिंदू फैमिली माना जाता था। और जो भी लीगल एयर होता था वो अपनी मतलब वो फैमिली प्रॉपर्टी को जॉइंटली होल्ड करते थे, ठीक है। अब 2005 के बाद से ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया था कि विमेन को भी जॉइंट लीगल एयर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ओके। एंड उनको भी उतना ही हक होगा एज द सन, ओके। एंड द लॉ ऑल्सो गेव द डॉटर द सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स भी और लाइबिलिटीज भी इन द को पार्सनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ शी हैड बीन अ सन, ओके। अगर वो यानी कि बेटा होती तो जो भी उनको मतलब राइट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी जो मिलने थे
वो सारी चीज़ें मतलब बेटी होने के बावजूद उनको मिलेगी। अब ये केस एक्चुअली में अब इसके बाद ये सक्सेशन एक्ट आने के बाद में क्या हुआ है, तो 2015 में ये केस आया था प्रकाश वर्सेस फूलवती का। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो बेनिफिट है 2005 अमेंडमेंट का, ये केवल लिविंग डॉटर्स को ग्रांट किया जाएगा ऑफ द लिविंग कोपार्सिनर्स, ठीक है। मतलब उस टाइम पे जो एयर्स हैं वो लिविंग होने चाहिए, और साथ में लिविंग जो फादर भी है उस टाइम पे अगर लिविंग है तो ही उनको ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन फेब 2018 में क्या हुआ था, फिर से 2 जज बेंच थी, पहले भी 2015 में भी 2 जज बेंच थी और 2018 में भी। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे कोर्ट ने ये कहा कि द शेयर ऑफ अ फादर हु डाइड इन 2001 विल ऑल्सो पास टू हिज डॉटर्स, ठीक है। तो अगर 2001 में अगर जैसे उनके फादर नहीं रहे तो उनका भी जो शेयर है वो भी मतलब बेटी को जाएगा, ओके। लेकिन फिर अप्रैल में फिर से इसको ओवर रूल कर दिया था, लेकिन अभी तक क्या था, 2 जज बेंच चल रही थी। तो फाइनली इस बार जो है 3 जज बेंच बनाई गई थी, और उस बेंच ने फिर इट ओवर रूल द वर्डिक्ट फ्रॉम 2015 एंड 2018, और उन्होंने लॉ को सेटल करके और जो 2005 का लेजिस्लेशन है उसको एक्सपैंड करके ये कहा है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है इन द सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 उसको हटा दिया जाए, और जो डॉटर्स हैं, बेटियों को भी उतना ही अधिकार मिले, इक्वल राइट्स मिले इन द हिंदू मिताक्षरा कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी एज द सन्स हैव, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ये कन्फ्लिक्ट फाइनली ख़त्म हो गई है, ओके। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।